गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे, जैसा कि हम लोग वन बाय वन करके कुछ ना कुछ तो पढ़ ही रहे हैं, राइट ना। आज हमारी एक छोटी सी चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जो एमीन है। हम आज आपके सामने लेकर के आए हैं एमीन। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि एमीन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इस इम्पोर्टेंट चैप्टर से जो नेम्ड रिएक्शंस होते हैं, जो नाम वाली अभिक्रिया, ये काफ़ी मस्ट होती है और नाम वाली अभिक्रिया ही आती है इस चैप्टर से। इस चैप्टर में अगर हम लोग नॉर्मली आईपीएससी नाम या साधारण नाम की बात करेंगे तो यहाँ से बिल्कुल नहीं आने वाली है। यहाँ से जो आपको आएगी वो नेम्ड रिएक्शंस आएगी, कुछ बड़े टेढ़े मेढ़े बिंगो की तरह। जो बिंगो सुने हो ना तुम लोग, बिंगो की तरह टेढ़े कुरकुरे उड़कुरे सुने हो, उसकी तरह टेढ़े मेढ़े रिएक्शंस हैं जो इस चैप्टर से आते हैं। तो आइए हम बात करेंगे अपने एमीन चैप्टर की। अगर हम अपने एमीन चैप्टर की बात करें तो ये हमारा एमीन चैप्टर जो है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के जस्ट बाद है एमीन चैप्टर। जो इसका यूनिट आपके एनसीईआरटी का यूनिट 13 है, 13 है। अब रही बात, देखो पहले मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ कि ये बच्चे इस क्लास को, अगर कोई बच्चा बिहार बोर्ड का देख रहा है या सीबीएसई बोर्ड का देख रहा है, ये क्लासेस जो हमारी है दोनों बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाली है, क्योंकि हम मीडियम यहाँ डुअल लेकर के चल रहे हैं। अब एक हिंदी मीडियम के लिए पढ़ा पाना और एक फिर इंग्लिश मीडियम के लिए पढ़ा पाना बड़ा टफ हो जाता है, इसलिए हम थोड़ी सी बातें एक ही साथ में करते चलेंगे। फ्रेंड्स देखो, सबसे पहले एमीन होता क्या है, एमीन को कैसे पहचानेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर कहीं भी आपको NH2 लिखा दिखाई देगा, कहीं भी अगर NH2 लिखा दिखाई देगा, आप डायरेक्टली बोल देना ये एमीन है। क्या है? एमीन। क्योंकि NH2 लिखा दिखाई देने से हमें पता चलता है कि एमीन है, बिकॉज ये एमीन का आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप बोले तो क्रियात्मक समूह हम लोग बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप बोले तो क्रियात्मक समूह, मतलब आपका क्रियात्मक समूह जो कहीं भी NH2 दिखाई देगा, आप बोलेंगे एमीन है, जिसको हिंदी में एमीन कहते हैं, राइट। अब हम बातें करते हैं थोड़ी सी डेफिनेशन की। अगर बातें करें तो बोलते हैं हम लोग कि जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन के स्थान पर दूसरा NH2 अगर आता है तो उन्हें एलिफैटिक एमीन कहते हैं। मतलब हम अपने बच्चे जो हमारे सेकंड लैंग्वेज वाले हैं, व्हेन वन ऑफ द एल्केन रिप्लेस्ड H with the other NH2 then they are called aliphatic amines। मेरे स्टूडेंट्स, अगर हम बोले कि अब आपके सामने एल्केन है, क्या है? एल्केन, और एल्केन में से एगो हाइड्रोजन को हटाना है। हटाना है मतलब रिमूव करना, हटाना है मतलब रिमूव करना है। और जैसे ही आप रिमूव कर दोगे, हटा दोगे, और इसके स्थान पर NH2 ऐड कर दोगे, जोड़ दोगे, तो ये ऐड करने और जोड़ने से मेरे प्यारे आपको जो मिलेगा ना, वह आपका एमीन प्राप्त होगा। कैसे मिलेगा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, जस्ट आपको देखना है, समझना है। अब ध्यान से समझिए, मैं बोल रहा हूं यहां से कि आपको कैसे एमीन मिल जा रहा है। तो आप देखिए, एल्केन का एक छोटा सा एग्जांपल हम लेंगे, CH4 को हम सारे बच्चे मीथेन बोलते हैं। इज दैट क्लियर? आप 10th क्लास से सुनकर के आते हो, 11th की बात ही छोड़ो, 11th को गोली मारो। हम 10th से डायरेक्ट 12th की बात कर रहे हैं, जो बच्चे 11th नहीं भी पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब CH4 को ऐसे लिख सकते हैं, CH3H लिख सकते हैं। अब देखो, यहां से CH3H लिखने के बाद यहां NH2 जोड़ने की बारी। अब होगा क्या भाई? तो ये NH2 जो है यहां जुड़ जाएगा, मतलब ये ऐड हो गया, और यहां जो है H आपका हट जाएगा, मतलब रिमूव हो गया। तो हमको कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा, कुछ इस तरह से मिलेगा। क्या मिलेगा? तो ये CH3 मिलेगा और वहां NH2 जुड़ जाएगा। ये CH3NH2, CH3NH2। चलिए देखते हैं CH3NH2। ये जो है आपका, यही तो एमीन है। तो आपको अगर समझना हो, कहीं भी आप देखें कि NH2 दिखाई दे, आप डायरेक्टली बोल दें कि वो आपका एमीन है। बिकॉज एल्केन अगर आप सुने हैं तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा देना, और वहां से हटाने के बाद जो आपके पास NH2 जुड़ जाएगा वो आपका एमीन हो जाएगा। तो आइए हम एमीन के अब थोड़ी सी डीपली स्टडी करने के लिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातें करते हैं, थोड़ी सी बातें करेंगे और समझेंगे भी। अगर मान लीजिए 2-3 चीजें हैं क्लैरिफाई करने को आपको,
दो तीन चीजों में क्या क्या चीजें हैं पहले मैं आपको ब्रीफली यहाँ क्लैरिफाई फिर से कर देता हूं। देखो एगो होता है एलिफैटिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक दोनों ही सिचुएशन में एलिफैटिक का मतलब होता है नॉर्मल चेन और इसका होता है बेंजीन रिंग। डायरेक्टली समझिए बेंजीन रिंग। अब होता क्या है कि अगर नॉर्मल है एलिफैटिक है, नॉर्मल है मतलब सामान्य श्रृंखला है और इस सामान्य श्रृंखलवा में आपके सब के सब कार्बनवा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, लेकिन अंतिम वाला जो है एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं और ये वलय का निर्माण करेगा नहीं, रिंग नहीं बनाएगा। लेकिन हाई जो है बेंजीन, तो बेंजीन का आप सबको पता होना चाहिए, जो बच्चे नहीं जान वो जान लें। बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है, रिंग होता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये C6H6 होता है। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा बेंजीन है और ये हमारा एल्फेटिक है। अब आप ध्यान से समझिए, इसको हम लोग एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्केन। इसको एल्केन बोलते हैं। तो अब रही बात कि जो आपका एमीन है, एमीन एल्केन के साथ भी जुड़ सकता है और आपका एमीन जो है बेंजीन के साथ भी जुड़ सकता है। इन दोनों में जुड़ने के लिए कुछ नहीं होना चाहिए। एल्केन है उसके साथ भी NH2 जुड़ेगा और आपका जो एल्केन है तो NH2 जुड़ेगा और बेंजीन में भी क्या जुड़ेगा? NH2। क्योंकि इतने को ही हमें पढ़ना है, हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। एमीन तो एमीन होता है। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब वही हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे कि जब बेंजीन में से, कुछ देर पहले हमने बोला था एल्केन में से, अब बोलेंगे हम जब बेंजीन में से एक हाइड्रोजन के स्थान पर एक NH2 समूह आता है तो उन्हें एरोमेटिक एमीन कहते हैं। मतलब ध्यान से समझो, अगर बेंजीन में एगो हाइड्रोजन के जगह पर एगो NH2 आएगा तो एरोमेटिक एमीन कहलाएगा, जबकि वही एल्केन में से एगो हाइड्रोजन के जगह पे एगो NH2 आता तो हम लोग क्या बोलते? एलिफैटिक एमीन बोलते। एक बार यहाँ क्लेरिफाई कर लो, क्योंकि आगे हम लोग इतनी टाइम नहीं देंगे, आगे चीजों को नहीं करेंगे, तो हम लोग फर्स्ट में स्टडी करें। देखिए एल्केन में एगो हाइड्रोजन के स्थान पर NH2 आने से क्या होता है? एलिफैटिक एमीन बनता है। एलिफैटिक एमीन बनता है मींस रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाय वन NH2 ग्रुप, देन कंपाउंड इज फॉर्म्ड एलिफैटिक एमीन। इस बात को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे RH दिखाई दे रहा है, हाई Hवा हटा दिया जाएगा, इसको रिमूव कर दिया जाएगा तो वहां पे NH2 जुड़ जाएगा। ई जो आपका है वो आपका एमीन है, इस बात का आप ध्यान रखें। सेम टू सेम हमने बोला है कि यहाँ से बेंजीन में से एगो हाइड्रोजन हटाइए और उस हाइड्रोजन को हटाने के बाद अगर वहां NH2 हम जोड़ पाते हैं तो NH2 जोड़ने से हमें क्या मिलता है? तो ये मिलता है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ बेंजीन की बात कर रहे हैं, बेंजीन है, हर जगह पे हाइड्रोजन है, बेंजीन है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे NH2 का एडिशन हुआ हम लोग बोलेंगे कि देखो भाई C6H5NH2 हो गया, मतलब इसका ये बनेगा, ये संरचना बनेगा बेंजीन का और बनने के बाद क्या हो जाएगा? तो NH2 जुड़ जाएगा। ये हो गया आपको एरोमेटिक एमीन, जिसको हम लोग पहले से नाम दे रखे हैं एनिलीन का। एनिलीन अगर बच्चे ध्यान रखे होंगे तो एनिलीन बहुत बार हम नाम लिए हैं पिछले चैप्टरों में, तो वही एनिलीन है जो बेंजीन के ऊपर आपको NH2 रहता है। अब बच्चे सोचेंगे कि सर एनिलीन कहाँ नाम लिया है, हम बोलेंगे पिछले चैप्टर अल्कोहल फिनोल एथर्स में हम सैंड मेयर्स अभिक्रिया पढ़ाए थे, जिसमें डाइएजोनियम लवण का निर्माण कराए थे। इज दैट क्लियर? तो जब हम वो कराए थे वहां हम एनिलीन बनाए थे। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम एमीन की बात करें तो एमीन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है। एमीन की अगर हम बात करें मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे एमीन को 3 प्रकार नहीं बल्कि हम एमीन को 4 प्रकार में क्लासिफाई करेंगे। होते हैं 3 ही प्रकार, लेकिन 4 प्रकार में क्लासिफाई करेंगे, घबराने की जरूरत नहीं। ये जो आपके एमीन है वो 4 प्रकार के होते हैं। These are of 4 types। फर्स्ट इज प्राथमिक एमीन, जिसे हम लोग प्राइमरी एमीन कहते हैं, और प्राइमरी एमीन जो है जिसको हम प्राथमिक एमीन कहते हैं और अंग्रेजी में प्राइमरी एमीन कहते हैं। हम बोलेंगे कि जब अमोनिया से एगो हाइड्रोजन परमाणु का विस्थापन या प्रतिस्थापन किया जाएगा तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा।
बच्चे समझ लो, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ध्यान से समझो डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब अमोनिया से एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन या विस्थापन कराते हैं तो जो हमें मिलता है वो प्राथमिक एमीन मिलता है। तो प्राथमिक एमीन तो तबे नहीं मिलेगा जब अमोनिया में से वो हाइड्रोजन घटेगा। अब देखो तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, एमा से एगो हाइड्रोजन हटा देंगे तो पहले 3 गो हाइड्रोजन था, अब एगो निकाल दिए, कब बच जाएगा? 2 गो, मतलब NH2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? NH2 हो गया, तो ये हो गया NH2 जो आपका है, ये NH2 आपका प्राथमिक एमीन है। अगर कहीं भी लिखा है NH2 तो आप बोलेंगे प्राथमिक एमीन, बोलेंगे ना? पक्का ना बोलेंगे आप लोग? हाँ, तो बोलेंगे आप क्या? प्राथमिक एमीन बोलेंगे। इसके बाद मेरे प्यारे हम लोग अगर कहते हैं अंग्रेजी वाले हमारे बच्चे हैं कि when one hydrogen atom is substituted with the ammonia the primary amine is obtained, means एक हाइड्रोजन को अगर अमोनिया से सब्स्टिट्यूट करते हैं, रिमूव करते हैं तो NH2 मिलेगा जो प्राइमरी एमीन होगा। प्राइमरी एमीन की अगर हम बात करें तो प्राथमिक एमीन का जो क्रियात्मक समूह होता है NH2 होता है, इसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं अंग्रेजी में। बाबू प्राथमिक एमीन का जो साधारण नाम होता है वो एल्किल एमीन होता है। प्राथमिक एमीन का साधारण नाम क्या होता है? एल्किल एमीन होता है। इसका आईयूपीएसी नाम एल्केनेमीन होता है। एल्केनेमीन होता है, मतलब कि जो आपका प्राथमिक एमीन है उसका आईयूपीएसी नाम एल्केनेमीन होता है। एल्केनेमीन होता है। अब कैसे होता है इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे। फिलहाल देखिए कॉमन नेम एल्काइलामीन और यहाँ पे आईयूपीएसी नेम एल्केनेमीन होता है। बाबू यहाँ पे वाई थोड़ा सा मिस्टेक है, एन होगा, एल्केनेमीन होगा। ओके, अब हम कैसे इसकी बात करें, कैसे थोड़ा सा इसको समझाएं, इसके नाम को हम लोग नाम को समझने की बात करेंगे। घबराने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ कौन है आपको पता ही है। अरे आपके साथ कौन है अभी? उपाध्याय सर है। उपाध्याय सर इज हियर, देन व्हाई यू फियर, राइट ना? अब बातें करते हैं बाबू एमीन। एमीन जो हमने प्राथमिक पढ़ा है, एमीन प्राथमिक एमीन, इज दैट क्लियर? जो हम प्राथमिक एमीन की बात करें हैं, इस प्राथमिक एमीन का 2 गो चीज आपको समझ में आया होगा। नाम साधारण वाला सबको समझ में आया होगा, आईयूपीएसी वाले में सबको डाउट होगा, राइट? तो घबराने की जरूरत नहीं। देखो RNH2 है बाबू। अब देखो हम इतना तो जरूर पढ़ा दिए हैं कि देख भाई R को हम कहेंगे एल्कील। क्या कहेंगे? एल्कील कहेंगे, जिसे एल्काइल हिंदी अंग्रेजी वाले बच्चे बोलेंगे एल्काइल। ओके, एल्काइल, इज दैट क्लियर? और NH2 हो जाएगा एमीन। तो बाबू एल्कील एमीन हो गया इसका कॉमन नेम, साधारण नाम। एल्काइल एमीन इसका नाम हो गया, कौन सा नाम हो गया? साधारण नाम। लेकिन अगर हमें बोलना है कि भाई इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, हम बोलेंगे कि भाई देख इसका आईयूपीएसी नाम होगा, R को कॉमन में, R को साधारण में एल्किल कहते हैं, जबकि आईयूपीएसी में उसको क्या कहते हैं? एल्केन कहते हैं। खुद लिखवाए हैं 50 बार। मतलब ये आईयूपीएसी में जब जाएगा तो एल्केन हो जाएगा प्लस एमीन हो जाएगा। मेरे बच्चे एल्केन एमीन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देख लो देख लो। अब CH3 है, CH3 के साथ अगर NH2 लिखा है तो इसका नाम हो जाएगा साधारण वाला, कॉमन वाला। बोलो कॉमन वाला क्या होगा? तो होगा क्या? CH3 है तो मिथाइल हो जाएगा, राइट ना? मिथाइल। और NH2 के लिए क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा मिथाइल एमीन। CH3 NH2 को क्या बोलेंगे? मिथाइल एमीन बोलेंगे। इज दैट क्लियर? अब देखिए ध्यान से समझिए, अब इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? आईयूपीएसी नाम क्या होगा? एक कार्बन है तो क्या होगा? ये मीथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीथेन। और NH2 का क्या है? एमीन। तो बाबू अब कहीं नाम पढ़ लो तो क्या लिखा हुआ है? मिथेनामीन लिखा है कि नहीं लिखा है? या मीथेन एमीन लिखा है कि नहीं लिखा है? लेकिन इसका दूसरा का नाम, इसका एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि पहले इसको लिख देंगे तो हो जाएगा एमीनो। क्या हो जाएगा? एमीनो। और CH3 को बाद में लिखेंगे तो हो जाएगा मीथेन। क्या हम एमिनो मीथेन वाला नाम पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं। तो अब आपसे कोई बोले कि मीथेनामीन या एमिनो मीथेन, ये दोनों क्या हैं? तो दोनों आईयूपीएसी नाम है। किसके? प्राथमिक वाले के। किसके जी? प्राथमिक वाले के। तो आपको ध्यान रखना होगा
जो जब भी प्राथमिक और द्वितीयक नामकरण में हर जो नामकरण है हेलोल्केन, अल्कोहल, फिनॉल और उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब से एक विशेष स्थिति वाला क्रियात्मक समूह एमीन है, जिसके वजह से इसका जो नामकरण होगा वो एक डिफरेंट होगा। ओके, इज दैट क्लियर? आई होप आप सभी का क्लियर हो गया होगा। अब देखिए फटाफट एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। CH3, CH2, CH2, NH2। देखो ध्यान से, सबसे पहले कार्बन कुल कितने हैं? 3, 1, 2, 3 के लिए प्रोपेन हो जाएगा और सबसे अंतिम में 1 नंबर पर जुड़ा है तो प्रोपेन 1 एमीन इसका आयुर्वेद नाम है। सभी लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर जिन्हें नहीं समझ में आ रहा, जिन्हें नहीं समझ में आएंगी वे बीच बीच में आप पूछ सकते हैं। पूछने की आपको उतनी तो आजादी जरूर देंगे जहां से कि आप कंफ्यूज ना होकर के अपने क्वेश्चंस, अपने डाउट्स को क्लियर कर सके। ओके, अब बातें करते हैं द्वितीयक एमीन क्या है। प्राथमिक एमीन था कि अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटाया थे, प्राथमिक बन गया था। अब द्वितीयक एमीन कब बनेगा? तो द्वितीयक एमीन तभी बनेगा जब अमोनिया से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, मतलब अमोनिया जो है उसे 2 हाइड्रोजन हटाएंगे, 2 हाइड्रोजन हटाने से जो एमीन प्राप्त होगा उसे क्या बोलेंगे? द्वितीयक एमीन बोलेंगे। ओके, इज दैट क्लियर? अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि अमोनिया NH3 होता है, एमा से 2 हाइड्रोजन हटा लेंगे तो क्या बच जाएगा? NH बच जाएगा, ही ना बचेगा। अमोनिया था तो नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाया था। देख लो बोलो यस सर। अमोनिया में 3 बॉन्ड बनाया था, नाइट्रोजन बनाया था ना, लेकिन जब 2 हटाइए लेंगे तो हयो खाली हो जाएगा, हयो खाली हो जाएगा। मतलब हइया दिखाएंगे का, जानते हो क्या दिखाएंगे? हम लोग हइया बोलेंगे कि देखो भाई 3 हाइड्रोजन में 1 बच गया, मतलब 1 ऐसे बचा हुआ है, NH हाई वाला बचल है और हाई वाला दोनों खाली है, ऐसे दिखाएंगे। अगर ऐसा दिखाएंगे तो ये जो है आपका क्या है? द्वितीयक एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। और 2 डिग्री एमीन को क्या बोलते हैं? सेकेंडरी एमीन बोलते हैं। 2 डिग्री एमीन को क्या बोलेंगे भाई? सेकेंडरी एमीन बोलेंगे। बीच बीच में आप लोग थोड़े थोड़े बोल सकते हैं, गप नहीं करनी है, बाकी सब मैं पूछूं तो आप बोल सकते हैं। ओके, यस सर, नो सर में आप जवाब दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? अब यहाँ के बाद हम लोग बात करें, बाबू बोलेंगे कि when 2 hydrogen atoms are separated from ammonia by substituting is done, the secondary amine is obtained। मींस हम लोग बोलेंगे कि when 2 hydrogen is removed from ammonia then secondary amine is obtained, then secondary amine is formed। मतलब हुआ कि अगर NH3 अमोनिया है उनमें से 2 हाइड्रोजन को हटा लेंगे तो बच जाएगा खाली NH, और ये NH जो बचा है ये तो हमारा द्वितीयक एमीन है, यही तो हमारा सेकेंडरी एमीन है। आई होप आप सबको समझ में आ रही होगी। अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो चलिए आगे बातें करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, मुझे पता है जहां तक कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें मैं आपको, जिन बच्चों को मैं पढ़ा दिया हूं उनका एज एक तरह से रिवीजन भी हो रहा होगा, और जो बच्चे पहले से नहीं पढ़े हैं, लिख लिए हैं, नोट्स वगैरह बना लिए होंगे, उनके कॉपी में भी छप जाने से उनको भी कुछ कुछ चीजें समझ में आ रही होगी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। ना तो अगर साफ गधे दिमाग में होटल हो तब हमें क्या कर सकते हैं, बात बटे ना हो। क्या कि अब मान लीजिए कि एग्जाम चलते हैं, अगर आप तैयारी नहीं करिएगा या थोड़ी थोड़ी रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपके बदले एग्जाम देने तो हम तो जाएंगे नहीं भाई, सही बात ना बाबू? तुम जो है ना पिटा जाओगे बड़ी मार, इसलिए थोड़ा सा, इसलिए एकदम तुम्हें क्या लगता है कि सर जी यहाँ है, सामने है, तो क्या उतर के पीट नहीं सकते हैं? पीटते वाला भी रिकॉर्डिंग करके डाल देंगे इसी में, ठीक ना? तुमको भी इसमें हाईलाइट करा देंगे, फेमस करा देंगे, समझ गया? अब ध्यान से समझो, हम लोग बातें करते हैं यहाँ पे। देखो अब देखो ध्यान से, सेकेंडरी एमीन में हम कुछ देर पहले बोले हैं ना कि सेकेंडरी एमीन NH होगा, बोलेंगे नहीं बोलेंगे? अगर NH होगा तो अब देखो क्रियात्मक समूह इसका NH होगा। NH तो दिख रहा है हमको, NH के बाद इसका आगे 2 बॉन्ड खाली दिख रहा है, इसका मतलब कि 1 बॉन्ड इधर, 1 बॉन्ड इधर, ऐसे 2 बॉन्ड इसके खाली हो गए। ये फंक्शनल ग्रुप है सेकेंडरी एमीन का, जिसका साधारण नाम, जिसका कॉमन नाम अगर हम बोले तो डाई अल्काइल एमीन हो सकता है, डाई अल्काइल एमीन हो सकता है, बिकॉज़ डाई अल्कील एमीन कहने का मतलब होगा, डाई अल्कील एमीन कहने का मतलब कि NH तो ठीक है भाई, हइजा एगो बॉन्ड खाली, हइजा एगो बॉन्ड खाली, हइजा R जोड़ दो, हइजा R जोड़ दो, हई दोनों सेम टू सेम है कि नहीं है? है। कितने बार है? 2 बार, तो 2 बार के लिए लिख देंगे डाई, 2 बार के लिए लिख देंगे डाई, और R के लिए लिखते हैं एल्कीन, तो डाई एल्कीन, और ये NH है तो एमीन है कि नहीं है, इसलिए डाई एल्कीन एमीन को लिख सकते हैं ऐसे। उसके बाद अगर हमसे अगर आपसे कोई पूछता है कि द्वितीयक एमीन का
जो आईयूपीएसी नाम होगा वो आईयूपीएसी नाम क्या होगा? तो बच्चे आप द्वितीयक एमीन की जो आईयूपीएसी नाम है आप इसमें थोड़ी सी चेंज करके बोल सकते हो। वो कैसे बोलनी है मैं आपको सिखा देता हूं, एग्जांपल एक दो प्रैक्टिस करा देता हूं, आप आगे बढ़ जाएंगे। ओके, अब ध्यान से समझो। डाई एल्किल जो एमीन है उसका एन एल्केनामीन हो जाएगा। एन एल्केनामीन का मतलब हो जाएगा क्या बोलेंगे कि एन एल्केनामीन, एन एल्केनामीन हो जाएगा। एन एल्केनामीन का मतलब कि देखिए ध्यान से, अब यहां पे हम बोलेंगे एन एच, NaCH3 और NaCH3। ओके, अब ध्यान से समझो, N पर हाई जुड़ल है कि नहीं जुड़ल है? अगर है जुड़ा हुआ तो ये हो गया N के लिए एक हो गया, और उसके बाद हाई जो है पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका एमीन हो जाएगा। मतलब हम यहाँ बोलेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, देखो, और एग्जांपल लेकर के अगर तुम्हें नहीं समझ में आएगी, समझ में क्यों नहीं आएगी, एकदम डेफिनेटली आएगी। देखो ध्यान से, ऐसा लिखा रहा है CH3NH CH3। अब बोले कि इसका साधारण नाम क्या होगा? साधारण नाम का मतलब हो गया आपका कॉमन नेम क्या होगा? कॉमन नेम। कॉमन नेम नहीं बाबू, अब आजादी देने का मतलब नहीं कि गुटर गुट कबूतर की तरह करना शुरू कर दो। आजादी दिए हैं तो यस सर नो सर करने के लिए दिए हैं, नहीं तो छाप उखाड़ देंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझो बाबू, यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये आपका एगो श्रृंखला हो गया, ये आपका एगो चैन हो गया। ये आपका क्या हो गया? एक श्रृंखला, ये आपका एक चैन हो गया। आईपीएससी नेम में फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैन कंसीडर करते हैं। ये आपकी एक श्रृंखला हो गई, जिस श्रृंखला में ये जो CH3 है, ये जो CH3 भाग जाता है, इहो सोचता है कि भागिए चले। अब देखो यहाँ पे ये जो CH3 वो किससे जुड़ा हुआ है? N से जुड़ा है, लिख देंगे N मेथाइल। क्या लिख देंगे? N मेथाइल। इज दैट क्लियर? उसके बाद हाई जो है टोटल एक कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? मीथेन हो जाएगा ना, और उसके बाद क्या बोलेंगे? एमीन। तो अब बताओ मीथेन एमीन, ये जो है छोटा रहेगा तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? मीथेनामीन हो जाएगा। दोनों जोड़ेंगे तो मीथेन और एमीन जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? मीथेनामीन हो जाएगा। मतलब एन मिथाइल मीथेना एमीन बोले हम, या हम इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो CH3 CH2 CH2NH CH3। बच्चे सबसे पहले तुम्हारा श्रृंखला, तुम्हारा चैन तो कुछ यही बनेगा। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से समझो, यहाँ पे ये CH3 जो ऊपर छुटा हुआ है किससे जुड़ा हुआ है? N से। लिख दोगे N, N के बाद हो जाएगा मिथाइल, N मिथाइल। इज दैट क्लियर? उस पर टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन का चैन है, मतलब प्रोपेन, और लास्ट में क्या जोड़ देंगे? एमीन, मतलब प्रोपेनामीन हो जाएगा। पहला नाम हुआ आईपीएससी का पहला नाम। आईपीएससी का दूसरा नाम भी बता देते हैं, ध्यान समझो। यहाँ बोलेंगे N मिथाइल, ठीक है। उसके बाद ये कार्बन कुल कितने का चैन है? 3 का चैन है, हो जाएगा प्रोप, सबके बीच में एकल बंधन प्रोपेन, और उसके बाद लिख देंगे 1 एमीन। इस नाम को भी हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1 इसलिए लिखेंगे तो अगर हम श्रृंखला यहीं तक गिनेंगे तो एक ही नंबर पर ना ही जुड़ा हुआ है एमीन, इसलिए 1 एमीन बोलेंगे। आई होप आप सबकी जो नोमेनक्लेचर है क्लियर हो गई होगी माय डियर स्टूडेंट्स। तो आइए, जब नोमेनक्लेचर आपकी क्लियर हो गई तो हम लोग अब अगले जो एग्जांपल है, लाइक यहाँ लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3। अब देखिए बीच में क्या है? NH NH NH। बीच में क्या है भाई? NH है। जब NH हम ले लिए हैं, देखिए सबसे पहले हम बोल रहे हैं क्या? NH NH। यहाँ 2 कार्बन ज्यादा ले लिया है और यहाँ जो नाम है वो कम हो गया। ओके, अब ध्यान समझिए, एक साइड वाला इसको लिख देते हैं N, ये N से जुड़ा हुआ है N, और यहाँ जो मिथाइल लिखा है ये मिथाइल नहीं होगा क्योंकि यहाँ कार्बन 2 है तो इथाइल ना होगा, मिसप्रिंट है थोड़ी सी। उसके बाद इधर 2 कार्बन के लिए इथेन हो जाएगा, और भाई NH के लिए क्या हो जाएगा? एमीन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब हमें कुछ देर पहले बताए भी हैं इस टाइप का। अब आते हैं अगली जो हमारी बातें हैं, जो हमारी अगली बात है तृतीयक एमीन, जिसे टर्शियरी एमीन बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। और जो आपकी टर्शियरी एमीन है जिसे हम तृतीयक एमीन बोल रहे हैं, ये आपका जो तृतीयक एमीन है बच्चे, वो तृतीयक एमीन में कुछ नहीं है, वही अमोनिया लाएंगे जमा से पहले 2 गो निकालते थे, 1 गो निकालते थे, अब तीनों हाइड्रोजन निकाल लेंगे। अब देख लो अमोनिया से 3 हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किया जाता है तो तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। मतलब अमोनिया के पास पहले 3 गो हाइड्रोजन था, अब तीनों को निकाल लेंगे। मान लो कि तुमको हम दिए एगो प्लेट में 3 गो रसगुल्ला, और तीनों को वापस दे करके प्लेटवा आगे छीन लिए,
मतलब हटा लिए तीनों, तो कैसन हो जाएगा, कैसन फील करोगे? जस्ट वही बात है यहाँ पे अमोनिया की तरह। अब बहुते लोग इसमें सोचेगा ना कि हम सर हम छीन करके ले लेंगे, हम बात जाएंगे तब ले लेंगे। अरे गधो, बांधने और छीनने से मिलने वाला है कुछ हो नहीं। अब ध्यान से जो अमोनिया है 3 गो है, ऐसे रहेगा NH NH हो गया। अब ये तीनों निकल जाएगा, तीनों निकल जाएगा, तीनों निकल जाएगा, तो अब बचेगा खाली Na ना, N बच गया। अब देख लो Na बचेगा। जब Na बचेगा तो भाई तीनों का तीनों खाली हुआ कि नहीं हुआ? जब खाली हुआ, अब मान लो कि तुमको 3 गो रसगुल्ला दिए थे और जगह पर कुछ नहीं मिला, अगर 3 गो छोटा छोटा गुड़ का भेलिए देंगे तो लास्ट में खाना ही ना पड़ेगा। वैसा सब जगह पे आग रख देंगे। या देखो कभी कभी लोगों के साथ जो बुरा होता है, या कभी कभी लोगों को ये होता है, तो उनको कुछ ना कुछ बेहतर होने के लिए होता है, राइट ना? तो मान लो कि तुमको रसगुल्ला हटवा दिए तुम्हारे सामने से, हो सकता है कि तुमको उससे भी बड़ा बड़ा रसगुल्ला आने वाला हो, एक एक जो कि तुम्हारे साइज का बराबर आने वाला हो, उसी पे तुम बैठ करके खाओ उसको, राइट ना? अब देखो आर जुड़ गया। अब कब आर जुड़ा है यहाँ पे? 3, तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राई। आर 3 बार जुड़ा तो क्या बोलेंगे हम? ट्राई, और एल्किल हो जाएगा। देख लो बच्चों, क्या हो जाएगा इसका नाम? तो ट्राई एल्किल एमीन होएगा। कैसे ट्राई एल्किल एमीन होएगा इसकी हम बात करेंगे, समझो। यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकल गए, खाली एक बच जाएगा, ये टर्शियरी है, ये उसका फंक्शनल ग्रुप है। अब हम बात करेंगे, अगर देखो तो यहाँ साधारण नाम होगा ट्राई एल्किल एमीन, तो हाई नाम कैसे हो जाएगा? गलती हो बताओ, छोटी छोटी मिसप्रिंटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिख देंगे हम लोग ट्राई एल्किल एमीन, ओके, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब देखो ध्यान से, साधारण नाम हो जाएगा NN डाई एल्कीन और एल्केनामीन, मतलब यहाँ भी वही सेम टू सेम प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? तो यहाँ भी प्रॉब्लम वही होगा कि NN डाई एल्कीन एल्केन नामीन हो जाएगा। अब समझो कैसे होगा, इसकी भी बात तुम लोग समझ लो कैसे होगा, ये देख लो। देखो ध्यान से, अगर मान लो ऐसा दिया रहा है CH3, बाबू बुटरबू बिल्कुल नहीं, बार बार समझा रहे हैं, CH3 और CH3, मामा हो या भाजा हो, कोई भी हो, बुटरबू करोगे बाबू ठोका जाओगे, इसलिए बिल्कुल बुटरबू नहीं करना। अब ध्यान से समझो, इसका नाम देखना है। सबसे पहले किसी भी एक को श्रृंखला बना लेंगे, चैन बना लेंगे। अब उसके बाद E जो है किससे जुड़ा है, और E जो है किससे जुड़ा है? दोनों के दोनों N से जुड़े हैं, N, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा 2 बार है तो हो जाएगा डाई, और ये CH3 को क्या बोलेंगे? मेथाइल ना, तो डाई मेथाइल हो जाएगा। उसके बाद एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा? मेथेन, और N जो है एमीन है तृतीयक, मतलब मेथेनामीन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका मेथेनामीन जो है आपका IUPAC नाम है, ये जो है IUPAC नाम है। अगर हम इसके साधारण नाम की बात करेंगे, कॉमन नाम की अगर हम बात करेंगे, तो N पर तीनों जुड़ा हुआ है, हम बोलेंगे NNN ट्राई मेथाइल एमीन। इस बात का ध्यान रखें, NNN ट्राई मेथाइल एमीन, मतलब तीनों के तीनों जो N है आपके कहाँ जुड़े हुए हैं? तीनों के तीनों N जो है किससे जुड़े हैं? CH3 से जुड़े हैं। चल रहा है सर, उसमें 2 N लिखा है क्या बाबू? यहाँ मैंने 2 N लिया है, तो ये आपका IUPAC नाम है। IUPAC में एक श्रृंखला पूरा बनाएंगे ना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हम लोग तीनों ले लिए, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं, कॉमन में हम खाली N को सोच रहे हैं, बाकी हर जो है सबका सब क्या सोच रहे हैं? तो सबका सब शाखा या समूह सोच रहे हैं। इज दैट क्लियर? क्या बाबू? CH3 के जगह पे मतलब दूसरा रख सकते हैं ना? ऑफ कोर्स रख सकते हैं, हम चाहे तो यहाँ पे ले सकते हैं C2H5, मेरा मन करेगा यहाँ हम C3H7 ले लेंगे, N हो जाएगा, यहाँ C4H9 हो जाएगा, ये सब भी हो सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि इनके नाम जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करने हैं। अगर मान लीजिए 4 कार्बन लिए तो ब्यूट हो जाएगा, ये 3 कार्बन लिए तो प्रोप हो जाएगा, ठीक ना, और ये 2 कार्बन लिए तो क्या हो जाएगा? इथ हो जाएगा। तो आपको इन सिचुएशंस में इथ प्रोप ब्यूट के सिचुएशंस में अल्फाबेटिकली ABCD के क्रम में जो पहले आएगा उसको पहले, और जो बाद में आएगा उसको बाद में आप लिखिएगा। इज दैट क्लियर? आई होप सबकी क्लियर है। फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं।
सभी यहाँ तक सबकी क्लियर है? तो स्टूडेंट्स आपकी जो लास्ट वाली टॉपिक है जिसे हम क्वार्टरनरी बोलते हैं, मतलब ये आपको एमीन मुख्य रूप से 3 ही प्रकार का होता है। मैंने यहाँ आपका एक स्पेशल केसेस में एमीन की क्वार्टरनरी डाली है, तो बहुत सारे बच्चों के कॉपी में बिल्कुल नहीं होगा, राइट ना? अब ध्यान समझिए, जो यहाँ पे क्वार्टरनरी एमीन की अगर हम बात करते हैं तो क्वार्टरनरी एमीन जो है चतुर्थ एमीन कहते हैं उसको। अब यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि कुछ नहीं, यहाँ हम जानते हैं, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं देंगे आपको, बस आपको इतना समझना है। ध्यान समझिए, हम जानते हैं कि सर अमोनिया में 3 गो हाइड्रोजन होता है, ये तीनों हट जाएगा। क्या हो जाएगा? तीनों हट जाएगा। अमोनिया में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर होता है, एक एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, राइट? तो अगर होता है तो यहाँ से कुछ इस तरह से बनेगा N, फिर ये ऐसे, और यहाँ लोन पेयर की वजह से ऐसे। मतलब होता क्या है कि जो आपकी चतुर्थ एमीन है, जो आपकी क्वार्टरनरी एमीन है, ये क्वार्टरनरी एमीन टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बनाता है, टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड बनाता है। इसका मतलब होगा कि ध्यान समझिए, यहाँ R होगा, यहाँ R होगा, यहाँ R होगा, लेकिन जो ऊपर है यहाँ R नहीं होगा, बल्कि वहां पे क्या होगा? X होगा। ये आपका चतुर्थ एमीन है, जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम लोग भाई? तो मैं यहाँ पे टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड मींस, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है वो हम लोग देख लेते हैं। टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड का मतलब है यहाँ पे कार्बन श्रृंखला होगा जिसके साथ X होगा। अब जाकर के आपका ये कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो संरचना है हम लोग बनाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे, समझना है बस, और कुछ नहीं। देखिए N हो गया आपका, हम जानते हैं कि नाइट्रोजन पहले से 3 को बॉन्ड बनाता है, जस्ट लाइक CH3 और यहाँ CH3। बाबू यहाँ कंफ्यूज मत होना, यहाँ इनमें से तीनों बराबर भी हो सकता है और तीनों अलग अलग भी हो सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे, यहाँ लोन पेयर होता है, लोन पेयर की वजह से अपना इलेक्ट्रॉन दान करके दूसरे को दे करके यहाँ पे CH2 और X से जुड़ेगा, X की जगह पे कुछ भी होगा, CH2Cl हो सकता है, उसके बाद ये X हो सकता है, CH3 यहाँ N हो जाएगा, यहाँ C2H5 हो जाएगा, यहाँ C3H7 हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं, आपको ध्यान में रखना है, जहन में बना के रखना है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे बाबू, हम लोग बातें करते हैं कि इसमें एक ही नाम होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नाम आता है, वो नाम क्या आता है? तो टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड आता है, बस टेट्रा एल्किल अमोनियम हैलाइड आता है, क्योंकि जैसे ही अमोनिया से तीनों निकालने के बाद एगो एक्स्ट्रा, मतलब नाइट्रोजन को 3 बॉन्ड बनाना चाहिए, नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बना लेता है? 4 बॉन्ड। इसकी वजह से वो अमोनिया से अमोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब आयन बन जाता है, धन आयन की वहां स्थिति आ जाती है। इसकी वजह से कॉमन नेम हो गया है टेट्रा एल्काइल अमोनियम हैलाइड। स्टूडेंट्स, सभी एमीन जो होते हैं, सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पॉइंट है। सभी एमीन जो आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि एमीन जो है प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं। अब आप सुने होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन का तो ग्रहण हम सुने हैं, लेकिन प्रोटॉन का ग्रहण नहीं सुने हैं। तो प्रोटॉन का ग्रहण इसलिए हम कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जिसके पास जरूरत से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन को ग्रहण करने का क्या मतलब है? तो ये उसको ग्रहण करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम NH3 बोल रहे हैं, बोलिए यस। तो NH3 हम बोल रहे हैं, तो इस स्थिति में बच्चे ध्यान से समझें, NH3 की स्थिति में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, इसके जस्ट अगल बगल कोई भी रहेगा जो धन आवेशित होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा उसको ये ग्रहण कर लेगा, अपने साथ जोड़ लेगा। क्यों जोड़ेगा? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, अपना इलेक्ट्रॉन उसको दे करके उसको अपने साथ जोड़ लेगा। अब देखो, तो जोड़ने के बाद क्या बनेगा? NH3 था, अब क्या बन जाएगा? NH4। पहले जो H के ऊपर प्लस था, वो प्लस किसके ऊपर आ जाएगा? NH के ऊपर, N के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी एमीन होते हैं क्षारीय प्रकृति के होते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन को ग्रहण करते हैं, मतलब किसी दूसरे परमाणु के धन आवेश को अपने ऊपर धारण कर लेते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको बोलते हैं ये जो है आपके क्या है? तो आपके क्षारीय है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में क्षारीय प्रकृति का कौन है? तो आपके पास ऑप्शन में एमीन भी रहेगा और भी बहुत सारे रहेंगे, उसमें आपको एमीन ध्यान रख लेना है। अगर जहां भी एमीन दिख जाएगा आप बोलेंगे कि वो आपका एमीन जो है कौन से प्रकृति का है? क्षारीय प्रकृति का है। एनी प्रॉब्लम? नो। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं।
बाबू हम लोग बातें करते हैं कि अब एमीन का क्षारीय प्रकृति तो हम लोग समझ गए। अब आपको मैं बता दूं कि सभी एमीन में जो नाइट्रोजन है उसका प्रसंकरण कितना होता है, sp3 होता है। मैंने पहले से भी बता रखा है, अभी कुछ देर भी पहले हम बताए यहाँ पे। अब यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जो नाइट्रोजन है वो कितने बॉन्ड बनाया है, 1 2 3 और 1 4, मतलब प्रसंकरण क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछता है कि एमीन में नाइट्रोजन का जो प्रसंकरण है वो कितना होगा, या अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण कितना होगा। मतलब कहीं जो है नाइट्रोजन के प्रसंकरण की बात करेगा, एकदम बैठा लो दिमाग में कि NH3 हो या कुछ हो रहे, अमोनिया हो या नाइट्रोजन हो या एमीन हो, प्रसंकरण होगा sp3। तो sp3 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा। sp3 hybridization of nitrogen in all amines is a पिरामिडल ज्योमेट्री। पिरामिडल ज्योमेट्री का मतलब देखिए, ज्यामिति जो है इसकी पिरामिड की है, इसका क्या मतलब है, तो ज्यामिति पिरामिड की होने की मतलब ये है कि पिरामिड होने का मतलब, मान लीजिए अमोनिया है, अगर कुछ इस तरह से बनता है, इसका समझ में आ रहा है ना बाबू, ये उसका संरचना है अमोनिया का, ठीक है। अभी जब हम बोले हैं कि 4 को बॉन्ड बनाएगा, प्रसंकरण sp3 होगा, तो इस सिचुएशन में अभी जो लोन पेयर है, या तो हम ऊपर से दिखा देंगे ऐसे ऊपर से हम दिखा देंगे, मान लीजिए CH2X, या हम मन करेगा इसको हटा करके हम लोग कहां से दिखा देंगे, ऊपर से ऐसे दिखा देंगे। अब ध्यान समझिए, एमीन का वर्गीकरण देखे थे, राइट स्टूडेंट्स। आज हम अपने क्लास में एमीन बनाने की विधि, मींस हाउ टू प्रिपेयर एमीन फ्रॉम एनी मेथड्स, मतलब हम कह सकते हैं कि किसी भी विधि से एमीन्स को कैसे बनाया जाए, हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसको लेकर के आए हैं आपके सामने। तो आइए हम बात करते हैं, हम लोग बोलेंगे कि एमीन्स मेथड्स मींस एमीन्स बनाने की विधि, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एमीन की बात करें तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो बातें हमारी पहली होती है नाइट्रोएल्केन या नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से। बच्चे बोर्ड पे देखेंगे सारे लोग, नाइट्रोएल्केन या नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से मींस हम लोग बोलेंगे कि बाय नाइट्रोएल्केन और रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन हमें क्या बनानी है, तो हमें एमीन बनानी है। इस बात को आप ध्यान रखिए, एमीन आपकी कैसे बनेगी, तो आप बोलेंगे, हम लोग यहाँ से बातें करते हैं, ध्यान समझिए। अगर बोल रहा है कि ध्यान समझो, नाइट्रोएल्केन हमसे बोले या हमसे नाइट्रोबेंजीन बोले, हम ना तो नाइट्रोएल्केन से डरने वाले हैं और ना ही हम नाइट्रोबेंजीन से डरने वाले हैं। हमें किसी से डर नहीं लगता है, मतलब मेरे बच्चों को नहीं लगता है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं। नाइट्रोएल्केन है या नाइट्रोबेंजीन है, इनसे आपको डरने की जरूरत नहीं है। एल्केन मतलब R और बेंजीन मतलब C6H5। और नाइट्रो का मतलब बाबू मत छापिए आप लोग, आपको छापने का हम पूरा टाइम देंगे, अच्छे से पहले समझ लीजिए, ध्यान से समझिए। नाइट्रो का मतलब NO2 होगा, क्या होगा, NO2। तो अब कह रहा है कि एमीन बनाएंगे हम, लेकिन किससे बनाएंगे, नाइट्रोएल्केन से बनाएंगे या नाइट्रोबेंजीन से बनाएंगे। मतलब हुआ कि एमीन बनाने के लिए NO2 ग्रुप को NH2 ग्रुप में बदलना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो आपका नाइट्रो ग्रुप किस में बदल जाएगा, तो नाइट्रो ग्रुप आपका एमीन में बदल जाएगा, राइट ना। अब देखिए ध्यान से, हम लोग बोलेंगे कि इस क्रिया में NO2 समूह जो है NH2 समूह में परिवर्तित होता है। मींस हम बोलते हैं कि the NO2 group is in action reforms the NH2 group। मतलब जो NH2 है अपने एक्शंस के बाद जो रिएक्शंस होती है उसमें वो NO2 जो ग्रुप है वो किस में बदल जाता है, बदल जाता है NH2 में, मतलब नाइट्रो समूह। कौन सा समूह, नाइट्रो समूह अमोनिया में, अमोनिया के जो व्युत्पन्न एमीन होते हैं उसमें बदल जाता है, NH2 में बदल जाता है। इज दैट क्लियर? चलिए हम आगे बातें करते हैं बच्चे। देखिए पहला जो होगा, पहला जो है आपके पास, पहला है साइनाइड के अपचयन से। साइनाइड के अपचयन से का मतलब होता है कि बाय रिडक्शन ऑफ साइनाइड, मतलब साइनाइड का जो रिडक्शन है, साइनाइड का जो रिडक्शन है, जो अपचयन जिसको हम ऑकरण बोलते हैं, इसकी बात है। तो बच्चे देख सकते हैं हम आपको RCN है प्लस 4H RCH2 NH2 बनेगा। मतलब ये होगा कि हम इसको लिखेंगे, ध्यान से समझ लो, क्योंकि ये दोबारा चीजें चलने वाली नहीं है, समझना यहीं पे है, लिखने के लिए हम टाइम दे देंगे। ओके, अब देखो ध्यान से, RCN का मतलब साइनाइड का मतलब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, लाइक दिस। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या लिखे हम, 4H का मतलब हाइड्रोजन कुल कितने बार,
4 बार। हम 4H को ऐसे लिख सकते हैं, देखो 4H है, 4H को हम ऐसे लिख सकते हैं H H और H और H। हम 4 बार H लिए हुए हैं, जिसमें से एक हाइड्रोजन इसको जाएगा तो दूसरा हाइड्रोजन इसको जाएगा। ओके, अब इसके बाद तुम देख सकते हो बच्चे, एक हाइड्रोजन जो है तुम्हारा इसको जाएगा तो एक हाइड्रोजन किसको जाएगा, इसको जाएगा। अब ध्यान से तुम देखोगे, अगर तुम्हें बारीकी से यहाँ दिखेगा, अगर समझ में आएगा तो देखो R जैसे का वैसे रह जाएगा R। C को कितने हाइड्रोजन गए हैं, 2 हाइड्रोजन गए हैं, मतलब ये CH2 हो जाएगा। और N को कितने हाइड्रोजन गए हैं, 2 हाइड्रोजन गए हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। बच्चे यही आपका एमीन है, ये क्या है, एमीन। आपका एमीन जो है किससे मिला है, आपको साइनाइड से एमीन मिला, साइनाइड के अपचयन से एमीन मिला। अपचयन का मतलब जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उससे आपको क्या मिल गया, एमीन मिल गया। इस बात को आप जहन में बैठा लेंगे कि अपचयन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन का योग। और जब हाइड्रोजन का योग आप कराओगे तो वहां से साइनाइड जो है, साइनाइड, ये साइनाइड किसमें बदल जाएगा, एमीन में बदल जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आ रही है, समझ में आ रही है कि बाबू? अगर हम साइनाइड को जानते हैं कि ऐसे लिखा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 को हाइड्रोजन का मतलब चारों हाइड्रोजन को ऐसे दिखा सकते हैं लिख करके। अब दिखाने का मतलब होगा कि यहाँ पे एक अगर इसको देंगे तो बगल वाला इसको देंगे, एक इसको देंगे तो एक इसको देंगे, तो इस तरह से हम करके क्या बना देंगे, एमीन बना देंगे। सबको समझ में आ रहा है, सबकी बातें क्लियर है? अगर ये बातें आपकी क्लियर है तो आपको लिखने का पूरा टाइम देंगे, घबराने की जरूरत नहीं। ओके, सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है आपका, सेकंड पॉइंट जो है हम बोलते हैं कि हॉफमैन ब्रोमेमाइड निम्नीकरण मींस हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। मतलब आपको मैं बता दूं, मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही कि जो एमीन है, एमीन में जो टेढ़े मेढ़े नाम हैं, उन टेढ़े मेढ़े नाम का जो क्वेश्चंस आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है। ये आपका काफी बीबीआई है, आपका बोर्ड लेवल जो है, आपके बोर्ड लेवल में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। बाबू इसमें क्या होता है कि अमाइड की क्रिया कराई जाती है। इसमें क्या कराई जाती है, अमाइड की क्रिया जो है, जब अमाइड की क्रिया Br2 और NaOH के साथ की जाती है, जब अमाइड की क्रिया किसके साथ, Br2 और NaOH के साथ की जाती है, तो आपको 1 डिग्री का एमीन बनता है, 1 डिग्री का एमीन बनता है। इस क्रिया में कार्बन की संख्या कम है, अतः इसे अवरोहल भी कहते हैं। मतलब इस क्रिया में जो कार्बन की संख्या होती है वो कम होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, अवरोहल। ये आपके ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है कि जो आपका अवरोहल है, अवरोहल, ये अवरोहल इसको कहते हैं। हम बोलेंगे कि अवरोहल जो है एमीन बनाने की एक क्रिया है, एमीन बनाने की क्रिया है, जिसको कौन सी क्रिया है, हॉफमैन ब्रोमाइड, जिसमें कार्बन की संख्या घटने की वजह से, कार्बन की संख्या कम होने की वजह से उसे अवरोहल कहते हैं। क्या कहते हैं, अवरोहल। ओके, अब यहाँ समझेंगे हम कि when amide is treated with Br2 and NaOH gives 1 degree amines are formed, the number of carbon in this reaction is less। इस अभिक्रिया में कार्बन की संख्या घटती है, जिसे हम लोग क्यों बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, उसे डिसेंडिंग बोलते हैं, इसे हम लोग अवरोहल बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से समझ लो, अगर नहीं समझ में आए पूछ लेना। देखो ध्यान से, कितनी बार मैं बताया होऊंगा कि ये अमाइड है, RC डबल बॉन्ड को NH2 को अमाइड कहते हैं। मैं बहुत बार आपकी कॉपी में लिखवा चुका हूं अमाइड। अमाइड की जो रिएक्शन है वो Br2 और आपका NaOH के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है बाबू, NaOH के साथ। अब NaOH यहाँ कितनी बार है, 4 बार लिया हुआ है। NaOH और उसके साथ कराने से हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ मिलने वाला कुछ नहीं है। हमें मिलने वाला है क्या, देखो ध्यान से, ये Na और Br मिलकर के पहले ही NaBr बना लेते हैं, पहले ही क्या बना लेते हैं, NaBr बना लेते हैं। मतलब यहाँ होगा कि यहाँ कितने ब्रोमीन है, 2 है, और यहाँ सोडियम कितना है, 4 है, मतलब 2 सोडियम और 2 ब्रोमीन मिलकर 2 NaBr बना लेते हैं बच्चे। अब उसके बाद आपके पास हो गया क्या, यहाँ पे आपके पास अभी भी 2 सोडियम बचा हुआ है, मतलब वो 2 सोडियम जो है Na2 लिखा जाएगा, ध्यान समझिए, Na2 लिखा जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर CO है, क्या है यहाँ CO, और यहाँ OH कितने बार बचा हुआ है, OH कितने बार बचा हुआ है, 4 बार बचा है। मतलब इसको लिख सकते हैं H4O4। इज दैट क्लियर, H4O4 लिख सकते हैं, जिसमें से हम लोग क्या करने वाले हैं, H4O4 में से हम लोग निकाल करके बना लेंगे 2H2O।
मतलब 4 गो हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम कर लिए, खर्च कर लिए, 2 गो ऑक्सीजन भी खर्च कर लिए। अभी हमारे पास मात्र 2 गो ऑक्सीजन बचा हुआ है और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1 और 2। देखिए तो यहाँ से Na2CO3, ध्यान समझिए, यहाँ 2 गो ऑक्सीजन बचा था, यहाँ 1 ऑक्सीजन, कितना? 3, और यहाँ से CO, तो ये होता है Na2CO3। अब उसके बाद ये बच गया और ये बच गया, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो क्या बना लेते हैं? एमीन बना लेते हैं। मतलब ये हुआ आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सेम टू सेम कि आपकी जो है हॉफमैन की निम्नीकरण अभिक्रिया है। मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ये समझ में नहीं आया, तो उनको अगर नहीं समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग इसको अपने बोर्ड पे देख लेते हैं, हम लोग समझ लेते हैं, तभी आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान से, अमाइड है RCONH2, ये अमाइड है, प्लस अमाइड की जो क्रिया है वो Br2 के साथ NaOH के साथ गर्म करने से कराया जाता है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हॉफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में सबसे पहले तो ये NH2 जो है डायरेक्टली जाकर के R से जुड़ जाता है। तो R से जब डायरेक्टली जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? RNH2, ये एमीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप देख लीजिए यहाँ Br कै गो है? 2 गो। यहाँ सोडियम कितना है? 4 गो सोडियम और 2 गो ब्रोमीन, तो इसमें से 2 गो सोडियम बाहर निकल के 2Na बना लेता है। क्लियर? प्लस अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर कितने सोडियम अभी बच गए हैं? 4 में से 2 खर्च हुआ, इसका मतलब 2 सोडियम अभी भी रिमेनिंग है। जो सोडियम बचा हुआ उसको लिख देंगे Na2। क्लियर हुआ? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर बचा क्या आपके पास? CO। क्लियर? यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 4 बार था, मतलब H4O4। अब देखिए CO, इसमें से 2 गो ऑक्सीजन इसको डाल रहे हैं तो क्या बन जाएगा? CO3 बन जाएगा। प्लस देख लीजिए, अब आपके पास 4 गो हाइड्रोजन और 2 गो ऑक्सीजन बचा है, क्या? 2H2O नहीं मिल जाएगा क्या? तो ये है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शंस की हम बात करते हैं। तो ये रही आपकी हॉफमैन ब्रोमामाइड निम्नीकरण अभिक्रिया। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग पिछले क्लासों में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके होंगे ये रिएक्शंस, जिसका नाम है ये जो रिएक्शन है जिसका नाम है, हम लोग बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये रिएक्शन जो आपका गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया, गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शंस। मैंने बोला था कि इसमें जो है ये नहीं किए हुए हम लोग, हॉफमैन तक करके रखे हम लोग, हॉफमैन के बाद आगे हम आज करेंगे गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया की हम बात करेंगे। फिलहाल आप बच्चे जो भी हैं इसको हेडिंग दें गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। ओके, हेडिंग दें गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया। इसके बाद हम लोग इस अभिक्रिया की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या हेडिंग दे दो? ठीक, हेडिंग हो गया सबका हेडिंग। अब हेडिंग हो गया, अब कोई लिखेगा नहीं, ध्यान से समझ लेगा, बस लिखना उतना सब बंद। अब ध्यान समझिए, जो यहाँ पे है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में जो है बाबू एनिलीन प्राप्त नहीं होता। एनिलीन प्राप्त नहीं होने का मतलब है, क्या मतलब है वो समझिए। एनिलीन प्राप्त नहीं होने का मतलब है कि इस तरह की कोई, मतलब बेंजीन पर जो NH2 जुड़ता है ये वाला प्राप्त नहीं होगा गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया में। इस अभिक्रिया में सिर्फ और सिर्फ RNH2 प्राप्त होगा। मतलब ये होगा कि एलिफैटिक एमीन बनाने की विधि है। बोलता है कि इन निम्न में कौन सी विधि है जो केवल एलिफैटिक एमीन बनाती है, तो आपकी है गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस है जो केवल एलिफैटिक एमीन बनाती है, एरोमेटिक नहीं बनाती है, मतलब कि एनिलीन नहीं बनाती है, जो आपको यहाँ एनिलीन मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया से एनिलीन प्राप्त नहीं किया जा सकता है,
क्योंकि एनिलीन क्यों नहीं बनता है इसकी भी बात होनी चाहिए, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए हेलोबेंजीन की आवश्यकता होती है। अगर एनिलीन बनानी है तो आपको हेलोबेंजीन की आवश्यकता होती है, और हेलोबेंजीन का मतलब बेंजीन के ऊपर X होना पड़ेगा, तब जाकर के आपको एनिलीन बनेगा। अगर X नहीं होगा तो एनिलीन नहीं बनेगा। इसके बाद अगर इस सिचुएशन की बात करेंगे तो जैसे ही हम हेलोबेंजीन लेंगे, हेलोबेंजीन लेने की वजह से उसमें अनुनाद शुरू हो जाता है। बच्चे अब तुम लोग सोचोगे कि अनुनाद क्या होता है, अब हम पहले से ऐसा पढ़ाए हैं तुम लोगों को, ये अपना इसमें देगा, ये ऊपर खुलेगा, फिर ऐसे बनेगा, हम मतलब ये पूरा का पूरा अनुनाद पढ़ाए हुए हैं। अगर पढ़ाए ना, अगर नहीं, अगर आप रिवीजन कीजिएगा, अगर चीजें नहीं कीजिएगा तो ये बोझ बनता जाएगा, सिलेबस आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। एक दिन आप इस बोझ से आपके मन में एक ही से आ गया, छोड़ यार केमिस्ट्री हम ना पढ़ब केमिस्ट्री, हम खाली मैथ पढ़ाई, हम खाली तनी मनी इंग्लिश पढ़ब, तो क्या हो जाएगा उससे आपको एवरेज मार्क्स आएगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अगर अपने लाइफ में कुछ बेहतर करनी है, अगर सोच सुन लीजिए, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, जस्ट लाइक आप आईएससी क्यों कर रहे हैं भाई, तो आईएससी के बाद अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम एनडीए वगैरह जेईई मेन क्वालिफाई अगर नहीं किए, आपके मन में एक ही चीज चलेगा, चलो बीएससी में एडमिशन लेंगे, बीएससी में एडमिशन लेकर के हम क्या करेंगे, तो हम जनरल कंपटीशन की तैयारी करेंगे। भाई अगर जनरल कंपटीशन में आपका नहीं हुआ, जनरल कंपटीशन में पहले से इतना भीड़ मचा हुआ है, आपसे 10-10, 15-15 साल के जो सीनियर्स हैं उसमें पहले से बैठे पड़े हैं, तो 10 साल से जो प्रैक्टिस कर रहा है उसका होगा या आपका होगा। तो या तो आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा, पूरा का पूरा 10 साल इंतजार करना पड़ेगा नौकरी के लिए। अगर नहीं इंतजार करना पड़ेगा तो आप करिएगा क्या कि मैथ से ऑनर्स कीजिएगा, बीएससी तब एमएससी कीजिएगा, राइट ना। और मैथ से बीएससी एमएससी करने से आप कौन सा तीर मार लीजिएगा, हम ही जानना चाहते हैं। आप बिल्कुल तीर नहीं मारिएगा। क्यों नहीं मारिएगा? क्योंकि 100 में 100 में से 75 से 80 बच्चे मैथ और साइंस के, मैथ के 75 से 80 बच्चे मैथ से बीएससी एमएससी करते दिखेंगे। आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की औसत ले लीजिए, 20 बच्चे ही 20 में से, अब आधे फिजिक्स में ले लो, आधे केमिस्ट्री में लो, किसी साल कुछ ज्यादा केमिस्ट्री तो कुछ ज्यादा फिजिक्स हो जाता है। अब समझिए कि अगर कोई भी वैकेंसी आती है, अगर मैक्सिमम कॉलेज की हम बात करते हैं, लेक्चरर या स्कूल्स में जो टीचर्स की बात करते हैं, अगर वहां पे 100 फॉर्म पड़ता है ना, तो 100 में से 80 फॉर्म मैथ वाले टीचर के लिए पड़ता है, ठीक है, और 20 फॉर्म जो पड़ता है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर के लिए पड़ता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर आपकी इंटरेस्ट बढ़ी, अगर आप रुचि हुआ आपका, डेफिनेटली आप यहाँ जल्दी सक्सेस आपको मिलेगी। और मैथमेटिक्स में धक्के खाओ, जनरल कंपटीशन की तरह यहाँ भी धक्के खाओ। अब चॉइस इज योर्स, आप अपना देख लो आपको क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बिना एक, अब देखो ये मैं बता देता हूँ, जो गधे होते हैं उनका भी मैथमेटिक्स सही होता है, जो गधे बच्चे होते हैं ना उनका भी मैथमेटिक्स सही होता है। क्या करना है, एगो फार्मूला लगाए, फार्मूला पुट किए, चलो आंसर आ गया, बस का तो बनने लगा। अरे गधों, अगर बहुत ज्यादा अगर आपके अंदर क्वालिटी, अगर अपने आप की क्वालिटी देखनी चाहती हो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में करके दिखाओ ना, मैं मान जाऊंगा कि तुम हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। देखते हो मेरे अपने इस टीचिंग कैरियर में, जब से मैं यहाँ भगवा रोड में, चकमंदी रोड भगवा में पढ़ा रहा हूँ, तब से मेरे इस टीचिंग कैरियर की हिस्ट्री में हर साल 2, 3, 4 मैथमेटिक्स और इंग्लिश के टीचर हर साल आते हैं, क्लासेस ओपन करते हैं, और उसमें से कुछ पुराने वाले क्लास बंद करके भागते हैं, तो कुछ नए वाले जो ओपन किए रहते हैं वो भी भागते हैं। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का जब से मैं आया हूँ, शायद ही मेरी नॉलेज में कोई है टीचर जो नया क्लास खोला होगा मेरे आने के बाद। उसके पहले खोला कौन भागा कौन है, इससे मुझे कोई खास मुझे नहीं नॉलेज है इसके बारे में, लेकिन मेरे इससे जब तक से मैं जान रहा हूँ मेरे नोन में इतने लोग हैं। रीज़न क्या है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री बाबू सबके बस की बात नहीं होती है, ठीक ना। इसलिए आप अभी भी टाइम है, अभी भी पूरे के पूरे आपको 50 से 55 दिन टाइम है, अगर आप चाहें तो रगड़ सकते हैं। और नहीं, दूसरी बात है कि इससे अगर आप नहीं नंबर अच्छे लाओगे, इसमें मेरा क्या जाएगा, मैं तो अपनी पूरी जी जान से आपको, ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको कोई चैप्टर छोड़ रहा हूँ या कोई टॉपिक छोड़ रहा हूँ, हर कुछ हम पढ़ा रहे हैं। अब चॉइस इज योर्स, आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। रही बात ना कि अगर पास होना है तो 60% और 70% ला करके ना, तो हम लोग कुकुर सुनने वाला लोग ना, कुकुर कौआ कौनों में गिनती ना हो, ना कुकुरे में रहो ना कौए में रहो, मतलब कुकुर मतलब डॉग ही, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो इन सब में कोई गिनती नहीं रहेगी। इसलिए बाबू आपको मैं बार बार बोलूंगा कि आप जो हैं ध्यान समझिए, आपको मैं बार बार बोलूंगा कि आप अभी भी टाइम है, आप कुछ कर सकते हैं, करना है तो करो, नहीं तो भाड़ में जाओ। क्योंकि अब मुझे तुम्हें
कराने की ये जरूरत नहीं। गधों, जब पढ़ोगे नहीं तो तुम्हें क्या लगा कि अगर हम बोल दिए कि बाहर में जाओ तो तुम्हें छोड़ दिए क्या, तब तक नहीं छोड़ेंगे, तब तक चुन्नी का बुखार उखाड़ के मारेंगे, तब तक जब तक कि मेरे पास तुम लोग हो एग्जाम के एक दिन पहले तक। इसलिए आपका जान नहीं छोड़ने वाला। ऐसे कहने से क्या, दूसरे आदमी कुछ बोल देता है इसका मतलब था कि जान छोड़ दिया, बड़ा खुशी मनाओगे क्या, उपाध्याय से तो छोड़िए दिए। ध्यान समझो, हमने बोला है, ध्यान सुनिए, मैंने बोला है कि गैब्रियल थैलामाइड जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में, गैब्रियल थैलामाइड अभिक्रिया में एनिलीन नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए हमें हैलोबेंजीन की आवश्यकता होगी, और जब हैलोबेंजीन की आवश्यकता पड़ेगी तो हैलोबेंजीन में अनुनाद प्रभाव उत्पन्न पहले ही से रहेगा, अनुनाद हो जाएगा, तो जो उसकी संरचना है उसकी अस्थायित्वता घट जाएगी, इसलिए एनिलीन प्राप्त नहीं होगा। ध्यान समझ गए, एनिलीन इसमें नहीं बनेगा। क्वेश्चन पूछता है कि एनिलीन नहीं बनने का क्या कारण है, तो एनिलीन नहीं बनने का कारण है अनुनाद। क्या कारण है बाबू? अनुनाद। मतलब हम बोलेंगे कि एनिलीन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शंस मींस गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शंस बिकॉज़ हैलोबेंजीन इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनिलीन, क्योंकि एनिलीन बनाने के लिए हैलोबेंजीन की आवश्यकता पड़ेगी, और जब एनिलीन की आवश्यकता पड़ेगी हैलोबेंजीन की, तो ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन द हैलोजन्स ऑफ कार्बन व्हिच इज नॉट न्यूक्लियर अफेक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मतलब हमने बोला है कि जब हमको, ध्यान सुनिए, जब आप हैलोबेंजीन बनाइएगा, ये हैलोबेंजीन है, अनुनाद होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड दोनों के बीच में बन जाएगा कुछ इस तरह से, देख लीजिए, देखिए देखिए जल्दी, ऐसा बनेगा ना। यही जो है, यही एनिलीन बनाने के लिए पॉसिबल कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इस बात को आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि एनिलीन बनाने के लिए ये जो है सफिशिएंट कंडीशंस नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम लोग अगर बातें करें तो हम लोग बातें करेंगे नेक्स्ट हमारी है हैलोएल्केन की अभिक्रिया अमोनिया से करने पर। बोर्ड पे देखते रहो सभी लोग, यहाँ से रिएक्शंस आपकी स्टार्ट होती है। हम लोग बोले हैं कि हैलोएल्केन की अभिक्रिया जो है किसके साथ करने पर? अमोनिया के साथ करने पर। तो बच्चे अमोनिया क्या है और हैलोएल्केन क्या है, अगर ये नहीं जान पाओगे तो मैं आपको बता लिख के दे देता हूँ कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और मुझे आप बताओ हैलोएल्केन का कोई सूत्र बताओ, कुछ बताओ, लिखिएगा। हाँ हैलोएल्केन, हाँ पूछो जो आपको हैलोएल्केन की मन में लगता है कि हैलोएल्केन हुए हो सकता है, हमको हैलोएल्केन का बताइए और प्लस अमोनिया का बताइए। बताइए कोई है इसमें जो बताएगा हैलोएल्केन और अमोनिया का? हाथ उठाएगा बस, मैं देख करके उसको खड़ा करा लूंगा, उससे मैं बात कर लूंगा। चलो जल्दी जल्दी, कौन बताएगा? बोलो, तुम ही से बोल रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। हैलोएल्केन का मतलब RH हो जाएगा, अमोनिया का मतलब NH3 हो जाएगा। गधों, अगर ये नहीं समझ में आएगा ना, कि अगर जिसको ये नहीं समझ में आएगा कि हैलोएल्केन RH को कहते हैं और आपका NH3 जो है अमोनिया है, आप जिंदगी में बाबू मुझे लगता है कि कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप अपने मोड को नहीं बदलिएगा, मोड ऑफ स्टडी को नहीं बदलिएगा ना, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीजें बहुत पहले बता रखा हूँ और मैं एक दो बार नहीं है कि RH जो है एल्डिहाइड हैलाइड, जिसको हैलोएल्केन कहते हैं, ये हर एक पाठ में हमने पढ़ाया है, चाहे वो हैलोएल्केन हो या आपको एल्डिहाइड हो या अल्कोहल वाला हो, हर चैप्टर में हम पढ़ाए हैं। बैठ जाइए दोनों लोग। अब समझिए, इस NH3 को ऐसे मिटा करके क्या ऐसे लिख सकते हैं? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब क्या होगा, हम दोनों आपस में जुड़ जाएगा, बना लेगा HX। क्या बना लेगा? HX बन गया ना। उसके बाद ये वाला और ये वाला जुड़ेगा तो क्या बनाएगा जी? दोनों मिलकर के बना लेगा RNH2। बाबू यही तो आपका क्या है, यही तो आपका क्या है, हैलोएल्केन से अमोनिया की क्रिया कराने पर क्या बन गया आपको? तो आपको एमीन मिल गया। क्या मिल गया? एमीन मिल गया। समझिए, इस क्रिया में 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री व चतुर्थ एमीन बनते हैं। मतलब ये जो क्रिया है, इस क्रिया में 4 डिग्री तक के एमीन बनते हैं। कैसे बनते हैं? तो यहाँ पे क्या करते हैं हम? अमोनिया अपघटन करते हैं। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, अमोनिया